हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल डीएलएड क्लासेस में। दोस्तों, हम डीएलएड के थर्ड सेमेस्टर को पढ़ रहे हैं और थर्ड सेमेस्टर से आपका ये पहला पेपर है जिसका नाम है शैक्षिक मूल्यांकन। और फर्स्ट पेपर में हम आज पहला चैप्टर पढ़ेंगे। इससे पहले हमने इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था कि आपके शैक्षिक मूल्यांकन के अंतर्गत कौन कौन से चैप्टर आते हैं और क्या क्या उसके अंतर्गत पढ़ना होता है। तो जिसमें हमारा पहला अध्याय दिया था मापन एवं मूल्यांकन। तो इसी को हम क्या करेंगे, आज पढ़ेंगे कि मापन क्या होता है और मूल्यांकन क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं कि मापन क्या होता है और मूल्यांकन क्या होता है। इसमें आपको दिया हुआ है सबसे पहले रास के अनुसार इन्होंने क्या बताया है कि मापन क्या होता है। तो चलिए पहले पढ़ते हैं। रास के अनुसार यदि मापन के सारे यंत्र तथा साधन इस संसार से लुप्त कर दिए जाए तो आधुनिक सभ्यता बालू की दीवार की तरह ढह जाएगी। उनके कहने का मतलब है कि अगर मापन जितने मापने वाले जो यंत्र होते हैं, जितने भी साधन हैं मापने के, वो इस संसार से क्या कर दिए जाए, लुप्त हो जाए, यानी समाप्त कर दिए जाए या गायब हो जाए, तो जो आधुनिक सभ्यता है ये क्या होगी, जैसे एक बालू की दीवार ढह जाती है, कभी रुकती नहीं है, वैसे ही आधुनिक सभ्यता क्या हो जाएगी, बालू की दीवार के समान ढह जाएगी, यानी नष्ट हो जाएगी। तो इसी को हम आगे पढ़ेंगे। इसका अर्थ देखते हैं क्या होता है। जैसे दिया हुआ है कि यदि हम रास के उपयुक्त कथन, मतलब ऊपर दिए हुए कथन पर दृष्टिपात करते हैं तो विदित होता है कि आधुनिक सभ्यता का आधार मापन ही है। क्योंकि मापन के अभाव में यह कहना कि हमने कितनी उन्नति की है अर्थहीन होगा। तभी तो हम क्या कह रहे हैं कि अगर हम रास के कथनों को देखते हैं तो इनका कथन क्या कहता है कि जो आधुनिक सभ्यता है इसका आधार क्या है, मापन ही है। माप कर ही हम बता सकते हैं, माप कर ही। देखिए क्या कह रहा है कि माप के अभाव में यह कि हमने कितनी उन्नति की है या अर्थहीन होगा। बिना मापे हम कैसे कह सकते हैं कि कोई काम हमने क्या किया है, अच्छा किया है या बुरा किया है। तो जब हम मापते हैं तो क्या करते हैं, तो ये जानते हैं कि हाँ हमने उन्नति किया है या अवनत किया है। तो इसीलिए मापन क्या होता है, बहुत ही ज़रूरी होता है। तो उन्होंने ऊपर यही कथन में कहा है कि मापना जो होता है, अगर उसके सारे जो यंत्र होते हैं या साधन होते हैं इस संसार से लुप्त कर दिए जाए तो आधुनिक सभ्यता क्या होगी, एक बालू की समान ढह जाएगी। क्योंकि हम क्या करेंगे, जब तक हम मापेंगे नहीं किसी चीज़ को तो क्या करेंगे, हम जान नहीं पाएंगे कि उसकी उन्नति कैसे हुई है ना। चलिए आगे उदाहरण दिया है, इससे भी हम लोग समझेंगे। आगे दिया है कि आज हर एक कार्य के लिए हमें मापन की आवश्यकता पड़ती है। प्रत्येक व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक किसी न किसी रूप में यह प्रक्रिया चलती रहती है ना। कह रहे हैं कि आज हर एक कार्य के हम क्या करते हैं, मापने की आवश्यकता पड़ती है। और हमारा क्या होता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक ही क्या होती है, यह मापने की प्रक्रिया चलती रहती है। जैसे देखिए उदाहरण में दिया हुआ है कि व्यक्ति के जन्म के साथ ही कितना वजन है ना। जब बच्चे का जन्म होता है तो क्या करते हैं लोग, पहले उसकी वजन देखते हैं कि हाँ बच्चा कितने किलो का है, तो उसको देखते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, देखते हैं कि बालक स्वस्थ है या नहीं है, इसका भी मापन करते हैं और मूल्यांकन करते हैं। ठीक है। फिर कहने का तात्पर्य है कि मापन की प्रक्रिया व्यक्ति के जीवन से ही शुरू होती है और मृत्यु के साथ समाप्त होती है। ऊपर भी वही दिया हुआ था। देखिए जब एक बच्चा क्या होता है, जैसे ही बच्चे का जन्म होता है सबसे पहले उसकी वेटिंग की जाती है, यानी उसकी वजन नापी जाती है कि वो बच्चा कितने किलो का है। अगर किलो के हिसाब से हम देखते हैं कि हाँ बच्चा स्वस्थ है कि नहीं स्वस्थ है, तो यही हमारा क्या कहलाता है, मापन और मूल्यांकन कहलाता है। तो आगे देखिए क्या दिया है और उदाहरण है कि यात्रा करते समय दूरी, समय, गति, धन, मात्रा आदि का मापन करना पड़ता है। जब हम क्या करते हैं, कहीं पे यात्रा करने जाते हैं तो क्या करते हैं, देखते हैं हाँ कितना किलोमीटर है, उसकी दूरी देखते हैं, समय मापते हैं कि समय कितना लगेगा, गति कैसी होनी चाहिए, धन कितना खर्च होगा या मात्रा कितनी है, ये सारी चीज़ें हम यात्रा करते समय पहले देखते हैं। तो स्कूल में पढ़ाई के घंटों की संख्या तथा छात्रों की संख्या आदि पर ध्यान रखना पड़ता है कि नहीं है, कि हाँ इतने घंटों में क्या होना है, पढ़ना है हमको, और छात्रों की संख्या का भी ध्यान रखना पड़ता है। इसके अतिरिक्त बीमार होने पर तापमान देखना, बच्चों के जन्म लेते ही घड़ी देखना, मतलब जब बच्चे जन्म लेते हैं तब घड़ी देखा जाता है ना कि हम कितना समय हो रहा है, तो वो भी हमारा मापन के अंतर्गत आता है।
उसका भार लेना, बच्चे का मतलब जो जन्म लेता है उसका भार लेना, वजन देखना, या प्रवेश से पूर्व उसकी बुद्धि परीक्षा लेना। मतलब जब बच्चे क्या करते हैं, स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसका एक पेपर लिया जाता है ना, प्रवेश जिसको कहते हैं एग्ज़ाम, तो वही क्या करना है, उसका प्रवेश से पूर्व परीक्षा लेना। खाना बनाते समय मिर्च मसालों की मात्रा निर्धारण करना। देखिए माप के, अगर माप के ना डाला जाए, वैसे ही आप किसी चीज़ को डाल दिया जाता है तो आपका क्या होगा, स्वाद बिगड़ जाएगा, है ना। अगर खाने वाली चीज़ें हैं उसमें क्या किया जाए, जैसे दिया है चाय में चीनी डालना, अगर चीनी कम रहेगी या चीनी ज़्यादा रहेगी तब भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए मात्रा क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए माप। अथवा दिया है कि दाल में कितना नमक डालना है, नमक अगर ज़्यादा हो जाए तब भी नहीं अच्छा लगेगा और कम हो जाए तब भी नहीं, इसलिए हमेशा नाप के क्या किया जाता है, डाला जाता है। तो ये सब क्या है, मापन ही है। ये सब हमारे दैनिक जीवन के जो कार्य हैं ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, मापन के अंतर्गत आते हैं। आगे चलिए दिया है कि इसके अतिरिक्त प्रकृति में भी मापन प्रक्रिया से अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है, जैसे सूर्य का उदय होना या अस्त होना, ऋतु परिवर्तन होना या ग्रहों के घूमने की गति, ये सब एक मापना ही तो होता है। थर्मामीटर, घड़ियाँ, स्केल, कैलकुलेटर आदि हमारे जीवन का अंग बन चुके हैं। ये सब आपके मापन के अंतर्गत आते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक मापन समझ में आ गया है कि मापन क्या होता है, मापन कैसे किया जाता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन की अवधारणा, कि मतलब किसने दी है मापन एवं मूल्यांकन की अवधारणा, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। दिया है कि मनोविज्ञान के क्षेत्र में मापन का आरंभ विलियम वुंड के द्वारा कितने में, 1879 में जर्मनी के नगर लिप्जिंग में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना के परिणाम स्वरूप हुआ था। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपका, इसको नोट कीजिएगा कि मापन की अवधारणा किसने दी थी। तो मापन की अवधारणा सबसे पहले किसने दिया था, विलियम वुंड ने दिया था। कहाँ पे, तो जर्मनी में। कब दिया था, तो 1879 में। कहाँ पे, लिप्जिंग नामक शहर में। लिप्जिंग में क्या दिया था, वहाँ पे एक प्रयोगशाला में मापन की स्थापना की थी। किसने की थी मापन की स्थापना, तो विलियम वुंड के द्वारा 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में एक प्रयोगशाला में मापन की अवधारणा दिया था, विलियम वुंड के द्वारा दिया गया था। तो ये आपका मापन की अवधारणा है। चलिए आगे पढ़ते हैं। इससे दिया हुआ है कि मनोवैज्ञानिक मापन के क्षेत्र में फ्रांसीसी योगदान भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। वहाँ पर यह समस्या भी थी कि पिछड़े हुए लोगों की सहायता किस प्रकार से की जाए। मतलब वहाँ पे मापा गया लोगों को और पाया गया कि जो लोग पिछड़ गए हैं उनको, उनकी सहायता हम कैसे कर सकते हैं। इस कार्य में बीने का नाम उल्लेखनीय है। मतलब बीने ने क्या किया था, एक कार्य किया था और उसने परिकल्पना बनाई कि ऐसे लोगों का मस्तिष्क का ढांचा इस योग्य नहीं होता। फिर 1905 में बीने ने बुद्धि परीक्षण हेतु एक टेस्ट का निर्माण किया जो शैक्षिक मापन का विकास काल 1900 से 1960 तक माना जाता है। 19वीं शताब्दी में मापन की प्रारंभिक अवस्था है तथा 20वीं शताब्दी मापन का चरम अवस्था कहलाती है, क्योंकि 1960 तक बहुत से परीक्षण बन चुके थे। तो ये चीज़ देखिए क्या कह रहे हैं कि मापन शब्द सबसे पहले किसने दिया था, तो विलियम वुंड ने दिया था। कब दिया था, तो 1879 में जर्मनी के कहाँ पे, लिप्जिंग नामक शहर में एक प्रयोगशाला में दिया था। लेकिन टेस्ट जो होता है, मापन जो टेस्ट सबसे पहले किया था वो किसने किया था, तो 1905 में एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक हैं बीने जिनका नाम है, उन्होंने 1905 में बुद्धि परीक्षण हेतु सबसे पहला अपने टेस्ट का निर्माण किया था। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि बुद्धि परीक्षण टेस्ट का निर्माण किसने किया, तो बुद्धि परीक्षण टेस्ट का निर्माण सबसे पहले किसने किया था, 1905 में बीने नामक मनोवैज्ञानिक ने किया था। फिर इससे आगे आगे बढ़ते गए सब लोग। चलिए आगे पढ़ते हैं तो और आपको पता चलेगा। दिया हुआ है कि आज शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य मानव व्यवहार में परिवर्तन लाना है। मानव व्यवहार में परिवर्तन किस रूप में किया जा रहा है, वह ठीक दिशा में हो रहा है या नहीं हो रहा है, यह जानने के लिए मानव व्यवहार का मापन जरूरी है। कह रहा है कि आज जो शिक्षा है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, मानव का जो व्यवहार होता है उसमें परिवर्तन लाना
शिक्षा का उद्देश्य यही है कि मानव के जितने भी व्यवहार हैं, जितना व्यवहार वो करता है उसमें हम परिवर्तन लाएं और उस परिवर्तन में हम ठीक तरीके से हो रहे हैं कि ठीक दिशा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको जानने के लिए मानव के व्यवहार का मापन क्या होता है, बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, अगर हम किसी के कुछ परिवर्तन ला रहे हैं तो उसको हम मापेंगे तभी तो जानेंगे कि हाँ इसमें परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसीलिए कह रहा है कि मानव के व्यवहार में परिवर्तन के लिए मापन जरूरी है। देखिए आगे क्या कह रहा है कि अतः मानव की दैहिक और मानसिक विशेषता को नियमों के आधार पर प्रतीकों, अंकों या संख्याओं के रूप में अभिव्यक्त करना ही मापन है। मापन देखिए क्या होता है, तो मापन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति के गुण मापन मात्रा के रूप में किया जाता है, क्योंकि मानव स्पष्ट रूप से परिणाम से संबंधित है। बालकों का निष्पत्ति या उपलब्धि, उसके द्वारा अर्जित ज्ञान तथा कौशल की मात्रा का पता लगाना ही क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। कहना है कि मापन ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें क्या किया जाता है, व्यक्ति के गुणों को मात्रा के द्वारा मापने के रूप में और किया जाता है। मानव के स्पष्ट रूप से परिणाम से संबंधित है, जैसे दिया कि बालकों की निष्पत्ति या उपलब्धि, उसके द्वारा अर्जित ज्ञान, मतलब वो कितना ज्ञान अर्जित कर रहा है, कौशल की मात्रा का पता लगाना ही क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। मतलब बालक कितना उपलब्धि पा रहा है, इसके हम क्या करेंगे, देखेंगे कि उससे कितनी कौशल की मात्रा कितनी है या उसकी ज्ञान अर्जन की मात्रा कितनी है, कितना ज्ञान उसने अर्जन किया है, यही क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। आज शिक्षा के क्षेत्र में जांच और परीक्षा के स्थान पर मापन और मूल्यांकन का प्रयोग किया जाता है। इसके उद्देश्य, क्षेत्र एवं कार्य प्रणाली पुराने ढंग से ली जाने वाली परीक्षा से भिन्न है। अध्यापन क्रियाओं द्वारा छात्रों में ज्ञानात्मक, भावनात्मक तथा मनोक्रियात्मक तीनों पक्षों का विकास किया जाता है। विभिन्न उपलब्धि परीक्षकों द्वारा छात्रों के ज्ञानात्मक पक्ष का मापन किया जा सकता है, परंतु भावनात्मक तथा मनोक्रियात्मक पक्षों के विकास का मापन करना कठिन होता है। कह रहे हैं कि मापन किस तरीके से बच्चों की जो अध्यापन होता है उसमें ज्ञानात्मक, भावनात्मक और मनोक्रियात्मक तीनों पक्ष का विकास किया जाता है, लेकिन इनमें से कौन कौन से, जो आपके भावनात्मक पक्ष होते हैं बालक के, या जो बालक के मनोक्रियात्मक पक्ष होते हैं, उसका मापन ठीक तरीके से करना बहुत कठिन होता है, लेकिन उसकी ज्ञानात्मक मापन को किया जा सकता है। दिया है अतः इन दोनों, मतलब जो भावनात्मक है और मनोक्रियात्मक मापन है, उन दोनों पक्षों को मापने हेतु मूल्यांकन की प्रक्रिया अधिक उपयोगी है। अब देखिए मूल्यांकन क्या होता है, यहाँ तक तो हमने मापन पढ़ा, तो चलिए क्या दे रहा है मूल्यांकन के लिए, कि मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है तथा इसके द्वारा परिणात्मक और गुणात्मक दोनों ही पक्षों के बारे में सूचनाएं प्राप्त होती हैं। इसमें क्या होता है, परिणाम भी होता है और गुणात्मक भी होता है। ठीक है, जो आपके मूल्यांकन होता है एक ऐसी सतत प्रक्रिया है। मूल्यांकन क्या होता है, एक ऐसी सतत प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा बालक की क्या किया जाता है, परिणात्मक और गुणात्मक दोनों पक्ष के बारे में जब सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, मूल्यांकन कहते हैं। उदाहरण के चलिए समझते हैं। दिया है कि रीना गृह विज्ञान में कितने 68% अंकों के साथ कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करती है, तो एक और हमें यह पता चलता है कि उसने 68% अंक प्राप्त किए और दूसरी ओर यह भी संकेत मिलता है कि उसकी उपलब्धि संतोषजनक है, जो कि मापन के अतिरिक्त मूल्यांकन की श्रेणी में आता है। इस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में मापन के साथ मूल्यांकन का भी विशेष महत्व है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि देखिए एक लड़की है जिनका नाम क्या है, रीना है, वो गृह विज्ञान में कितने अंक पाती हैं, 68 अंक। इससे क्या पता चलता है, और कक्षा में वो प्रथम स्थान पर प्राप्त करती है, तो एक तो ये पता चलता है कि हाँ वो 68% प्राप्त किए हैं, और दूसरी ओर यह संकेत मिलता है कि उसकी जो उपलब्धि है वो कैसी है, संतोषजनक है। तो संतोषजनक हमारा मापन हो गया, और जो 68% है वो हमारा क्या हो गया, मूल्यांकन की श्रेणी हो गई। तो इसी से हमको क्या पता चलता है कि शिक्षा का जो क्षेत्र है उसमें मापन के साथ साथ क्या होना, मूल्यांकन का भी विशेष महत्व होता है। आई होप आपको मूल्यांकन और मापन यहाँ तक समझ में आ गया है। तो चलिए आगे हम पढ़ते हैं मापन का अर्थ, मतलब मापन के अर्थ क्या होते हैं। दिया हुआ है कि मापन क्रिया में विभिन्न पक्षों के संबंधों में साक्ष्यों का संकलन किया जाता है। मापन किसी वस्तु या उपलब्धि का संख्यात्मक मान है। इसका प्रत्यक्ष संबंध परिणाम अथवा मात्रा में होता है। यह एक
परिमाणीकरण की प्रक्रिया है। जैसे उदाहरण में दिया है क्या, राम का वजन 35 किलो है या निहार की बुद्धि कितनी है 140 है। तो ये आपको क्या कह रहा है, एक परिणाम बता रहा है ना। देखिए यहाँ पे कहने का ये मतलब है कि जो मापन का अर्थ क्या हो जाएगा कि मापन की क्रिया में जो विभिन्न पक्ष होते हैं उसके संबंध में जो साक्ष्य होते हैं, साक्ष्य जो आपको प्राप्त होते हैं उनका संकलन किया जाता है। जैसे मापन किसी वस्तु का या उपलब्धि का संख्यानात्मक मान होता है। मापन हम कब करते हैं, जैसे दिया है कि राम का वजन 35 किलो है, तो उसको 35 किलो क्या कह रहा है, वजन के बारे में बता रहा है ना। तो जहाँ पे एक परिणाम मिले, एक परिणाम की प्रक्रिया हो या प्रत्यक्ष रूप से परिणाम प्राप्त हो या मात्रा प्राप्त हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, मापन कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि निहार की बुद्धि लब्धि कितनी है 140 है, तो यहाँ पे हमको परिणाम प्राप्त हो रहा हो भी प्रत्यक्ष रूप से, एकदम सटीक बता दे रहा है कि हाँ उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है 140 है, या राम का वजन कितना है 35 किलोग्राम है। तो इस तरीके से क्या होता है, मापन की जो अर्थ है क्या करते हैं, उसके जो साक्षात होते हैं यानी जो उसके मान होते हैं वो संख्या के रूप में होते हैं और प्रत्यक्ष परिणाम मिलते हैं या मात्रा मिलती है, एक परिणामीकरण प्रक्रिया है, उसी को हम क्या कहते हैं, मापन कहते हैं। तो आई होप आपको मापन और मूल्यांकन अच्छे से समझ में आ गया हो और इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा, वीडियो को अच्छे से समझिएगा मापन और मूल्यांकन में अंतर को। और जो यहाँ पे बीने ने कौन सा परीक्षण दिया है या फिर विलियम बुंट वाला, इसको याद रखिएगा। और रास की परिभाषा भी आप क्या कीजिएगा, याद रखिएगा, आपके पेपर में बहुत ही क्या करेंगे, बेनिफिट देंगे आपको। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ से प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों और मित्रों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा।